गुड मॉर्निंग बच्चों। प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने भर्ती यानी कि रिक्रूटमेंट के बारे में बहुत कुछ जाना था। हम लोगों ने यह जाना था कि भर्ती के स्रोत कितने हैं, सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट कितने हैं। हम लोगों ने जाना था कि सोर्सेस ऑफ रिक्रूटमेंट भर्ती के स्रोत दो तरह के होते हैं, इंटरनल सोर्सेस और एक्सटर्नल सोर्सेस, आंतरिक स्रोत और बाहरी स्रोत। हम लोगों ने यह भी जाना था कि आंतरिक स्रोत क्या होता है। हमने बताया था कि जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, जब किसी संस्था में कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता होती है, तो किसी बाहर के एम्प्लॉय को ना चुनकर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से ही, संस्था के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करके या प्रमोशन देकर पद की आवश्यकता को पूरी की जाती है, सीटें पूरी की भरी जाती है। तो इस तरह की आवश्यकता, इस तरह के स्रोत को ही भर्ती के आंतरिक स्रोत कहा जाता है। हमने एग्ज़ाम्पल भी दिया था इसके बारे में। बिग बाज़ार का एग्ज़ाम्पल दिया था कि एक डिपार्टमेंट में, बिग बाज़ार में कई डिपार्टमेंट होते हैं। एक डिपार्टमेंट में कपड़े का डिपार्टमेंट है, वहाँ पर एम्प्लॉयज़ आवश्यकता से ज़्यादा है, और इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में आवश्यकता से कम है एम्प्लॉयज़। तो कपड़े के डिपार्टमेंट से एम्प्लॉयज़ को इलेक्ट्रॉनिक डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र कर देना और उसकी आवश्यकता पूरी कर लेना, एम्प्लॉयज़ की आवश्यकता पूरी कर लेना, इसे ही आंतरिक स्रोत कहा जाता है। हमने आपको यह भी बताया था कि विशेष तौर पर यह उच्च पदों पर होता है, जैसे बैंक मैनेजर जो भी होते हैं, बहुत बैंक मैनेजर अधिकांश ही प्रमोटेड होते हैं। जो वहाँ पर पहले से एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, पीओ काम कर रहे हैं, उन्हें अधिकतर क्या किया जाता है, बैंक मैनेजर के पद पर ट्रांसफ़र किया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है कि जो भी उच्च पद पर व्यक्ति प्रमोट होकर या ट्रांसफ़र होकर आते हैं, वो पहले से ही उस संस्था के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, जिससे ऑर्गेनाइजेशन के काम को करने में काफ़ी आसानी होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे भर्ती के बाहरी स्रोत के बारे में, एक्सटर्नल सोर्सेस के बारे में। देखिए क्या कहा गया, इसको एक बार लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। कर्मचारियों की भर्ती के बाहरी स्रोतों का अर्थ है खाली पदों को भरने के लिए संस्था के बाहर से व्यक्तियों को आमंत्रित करना। बाहरी स्रोतों का उपयोग अधिकतर निम्न स्तर के पदों को भरने के लिए किया जाता है। क्या कहा गया, समझिएगा। कहा यह गया है कि कर्मचारियों की भर्ती के बाहरी स्रोत का क्या मतलब है। कर्मचारियों के भर्ती के बाहरी स्रोत का मतलब है कि संस्था में जितने भी रिक्त पद हैं, खाली पद हैं, अगर संभव नहीं है कि संस्था के अंदर से ही कर्मचारी को चुनकर लाया जाए, क्योंकि संस्था के अंदर पहले से कर्मचारियों की कमी थी और अब संभव नहीं है कि एम्प्लॉयज़ संस्था के अंदर से ही एम्प्लॉयज़ को चुनकर इधर ट्रांसफ़र किया जाए। तो ऐसी परिस्थिति में उस सीट की रिक्वायरमेंट पूरी करने के लिए जो व्यक्ति संस्था में पहले से काम नहीं कर रहे थे, जो अभी नए नए युवक हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर हैं, उनको इनवाइट किया जाता है ताकि हमारे यहाँ वो काम कर सके। आज आप देखते हैं रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी जाती है और नए नए लोग चुनकर जाते हैं। उसी प्रकार आप देखते हैं बैंक में भी वैकेंसी निकालती है और नए नए लोग चुनकर जाते हैं। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि जो व्यक्ति अभी संस्था में काम नहीं कर रहे हैं, उनको चुनकर लाना, यह बाहरी स्रोत का काम है। बाहरी स्रोत इसे ही कहते हैं। अधिकांश यह निम्न स्तर के पदों के लिए भरने के लिए किया जाता है, क्योंकि हमने इससे पहले तुरंत अभी बताया था कि टॉप पोस्ट पर अधिकांश प्रमोट होकर ही लोग पहुंचते हैं। बैंक मैनेजर अधिकांश प्रमोट होकर ही पहुंचते हैं, लेकिन जितने भी निम्न स्तर के पद है वहां पर बाहरी स्रोत से लाया जाता है एम्प्लॉय से चुनकर।
कई बार कुछ विशिष्ट पदों को भरने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। कुछ कुछ केस में कुछ स्पेशल पोस्ट को भरने के लिए भी एक्सटर्नल सोर्सेस की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे इंजीनियर, चार्टर्ड अकाउंटेंट आदि की नियुक्ति करना। आंतरिक स्रोतों की अपेक्षा बाहरी स्रोत अधिक होते हैं तथा प्रत्येक नियोक्ता का यह प्रयत्न होता है कि अधिक से अधिक व्यक्तियों के साक्षात्कार के उपरांत उपयुक्त व्यक्ति का चयन किया जाए। देखिए, इंटरनल सोर्सेस में बहुत कम क्षेत्र होते हैं, बहुत कम दायरे होते हैं। अधिक से अधिक लोगों को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, प्रमोशन दे सकते हैं, डिमोशन दे सकते हैं, ले ऑफ कर सकते हैं, लेकिन कहता उसकी दायरे सीमित होते हैं। लेकिन एक्सटर्नल सोर्स, बाहरी स्रोत जो होते हैं, वो संस्था की बाउंड्री के बाहर होते हैं। इसलिए कहा गया कि आंतरिक स्रोत की अपेक्षा इन द कंपैरिजन ऑफ इंटरनल सोर्सेस, बाहरी स्रोत का क्षेत्र काफ़ी बड़ा होता है और हर नियोक्ता यानी हर एम्प्लॉयर यह प्रयत्न करता है, हर एम्प्लॉयर जो किसी व्यक्ति को नौकरी देने वाले हैं, वो चाहते हैं कि मेरे यहाँ जो भी एम्प्लॉय आए वो बेस्ट आए, अच्छे आए। इसीलिए वह अधिक से अधिक लोगों का इंटरव्यू लेते हैं और उनमें से जो बेहतर लगे उन्हें ही चुनकर लाए जाते हैं। यह बात कही गई है। अब आते हैं हम लोग इसके बाद भर्ती के मुख्य बाहरी स्रोत क्या क्या हैं। तो भर्ती के बाहरी स्रोत के बारे में देखिए लिखा गया, फर्स्ट है प्रत्यक्ष भर्ती यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। सेकंड है आकस्मिक बुलाव, कैजुअल कॉलर्स। थर्ड है विज्ञापन माध्यम, मीडिया एडवर्टीजमेंट। फोर्थ है रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंजेस। फिफ्थ है प्लेसमेंट एजेंसीज। सिक्स्थ है प्रबंध परामर्शदाता अथवा उच्चाधिकार खोजक, मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स और हेड हंटर्स। सेवंथ है कैंपस भर्ती, कैंपस रिक्रूटमेंट। एट है संस्तुति अथवा सिफारिश, रिकमेंडेशन। 9 है श्रम ठेकेदार, लेबर कॉन्ट्रैक्टर्स। 10th है प्रसारण, टेलीकास्टिंग। और 11th है वेब प्रकाशन, वेब पब्लिशिंग। अब हम लोग इन सारे बाहरी स्रोतों के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे विस्तार के तौर पर। देखिए, फर्स्ट है प्रत्यक्ष भर्ती। क्या कहा गया, देखिए इसमें कहा गया कभी कभी संस्थाएं रिक्त पदों की सूचनाएं महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे सूचना पट्टों पर चिपका देती है। ये सूचनाएं प्रायः कार्यशाला, वर्कशॉप, कार्यालय ऑफिस अथवा कारखाने के गेट, फैक्ट्री गेट पर प्रदर्शित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति सूचनाओं से प्रेरित होकर वांछित पद के लिए आवेदन करते हैं। भर्ती का यह माध्यम प्रायः अकुशल व्यक्तियों के लिए प्रयुक्त किया जाता है। इसे आकस्मिक अथवा बदली, कैजुअल और बदली श्रमिक कहते हैं। इन्हें पारिश्रमिक, दैनिक मजदूरी पद्धति से किया जाता है। इस विधि में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, इसलिए यह सस्ती पद्धति है। कभी कभी जब एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट अर्जेंटली हो जाती है, एम्प्लॉइज़ की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाती है, तो एम्प्लॉयर यानी कि नियोक्ता जल्द से जल्द एम्प्लॉइज़ यानी वर्कर की ज़रूरत को पूरा करना चाहता है। इसीलिए वह मेन जगह पर जहाँ जहाँ नोटिस चिपकाने से एम्प्लॉइज़ आसानी से देख सकते हैं, वहाँ पर एक नोटिस चिपका दी जाती है कि इस डेट में इस संस्था में या इस फैक्ट्री में 10 मजदूर को चुना जाएगा, 15 मजदूर को चुना जाएगा, इच्छुक व्यक्ति हमारे यहाँ संपर्क करें। इस तरह करके एक नोटिस लगा दी जाती है।
ये सूचनाएं प्रायः वर्कशॉप, ऑफिस और फैक्ट्री के गेट पर लगा दी जाती है ताकि जितने भी अनएम्प्लॉयड बेरोजगार मजदूर है वह आसानी से आकर इसे देख सके। इसके बाद जो वर्कर उस योग्यता वाले पद को रखता है, क्योंकि जब एम्प्लॉयर वर्कर को रखना चाहते हैं तो योग्यता भी वो लिखते हैं, तो कितनी योग्यता एम्प्लॉय में है, अगर वो उसे लगता है कि हाँ जो योग्यता नियोक्ता मांग रहे हैं, जो क्वालिफ़िकेशन मांग रहे हैं वह क्वालिफ़िकेशन मेरे में है और हम अगर इच्छुक हो, हम अगर इंटरेस्टेड हो तो क्या करेंगे, हम इसके लिए बिल्कुल जाएंगे। हम क्या करेंगे, इसके लिए बिल्कुल ऑफिस उस दिन जिस दिन एम्प्लॉय के सिलेक्शन का डेट होगा उस दिन बिल्कुल जाया जाएगा। बोला इसमें जो एम्प्लॉयज़ को वर्कर को जो भी वेजेस दी जाती है वह डेली बेसिस पर होता है, यानी पर डे आप काम कीजिए और पर डे का पैसा आप लेकर जाइए। इस मेथड में किसी भी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट नहीं होता, इसलिए कहा गया कि यह मेथड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड सबसे सस्ता मेथड है। इसमें किसी तरह का और भी खर्च नहीं होता है। अब हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट में, आकस्मिक बुलावा, कैजुअल कॉलर। क्या होता है भाई कैजुअल कॉलर, तो देखते हैं हम लोग। तो कहा गया आकस्मिक बुलावा में कहा गया है अनेक अच्छी संस्थाएं को समय समय पर योग्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्ति आवेदन इस विचार से भेजते रहते हैं कि आवश्यकता पड़ने पर उन्हें नियुक्ति का अवसर दिया जाएगा। संस्थाएं इन व्यक्तियों की इंतजार सूची तैयार करती रहती है। जैसे ही कोई पद रिक्त होता है तो इनमें से योग्य व्यक्तियों को बुला लिया जाता है। इस पद्धति में विज्ञापन की आवश्यकता नहीं है, अतः यह सस्ती पद्धति है। देखिए बहुत लोग वेल क्वालिफाइड हैं, बहुत लोग वेल एजुकेटेड है, उनमें पोटेंशियल भी है, उनमें क्षमताएं भी हैं, लेकिन उन्हें किसी मौके का इंतज़ार होता है कि हमें कहीं भी एक चांस बिल्कुल मिले। इसी आशा से जितने भी बेरोजगार व्यक्ति हैं वह हर एक कंपनी, हर एक फैक्ट्री में जाते हैं और वहाँ के मैनेजर, वहाँ के नियोक्ता से बात करते हैं कि मैंने यहाँ से अपनी पढ़ाई की है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे भी एक मौका दीजिए, एक चांस दीजिए। क्योंकि एम्प्लॉयर के पास, नियोक्ता के पास एक भी सीट खाली नहीं होती है, वह मजबूर हो जाता है कि हम आपको फ़िलहाल नहीं रख सकते हैं, आप में काबिलियत तो बहुत है लेकिन हमारे पास जगह नहीं है। तो एम्प्लॉयर बोलता है उस एम्प्लॉय को कि आप एक रिज्यूम यहाँ छोड़कर चले जाइए। उस रिज्यूम में उस व्यक्ति की सारी डिटेल, मोबाइल नंबर, एड्रेस भी लिखे रहते हैं और मैनेजर या कह सकते हैं नियोक्ता वैसे जितने लोग आए उन सब के रिज्यूम को लेकर उसकी एक लिस्ट तैयार की जाती है, एक वेटिंग लिस्ट तैयार की जाती है। ये कब काम आता है, अगर कोई एम्प्लॉय जो हमारे संस्था में काम कर रहे थे, किसी कारण वह अब हमारे संस्था में काम नहीं कर रहे हैं, वह छोड़कर चले गए हैं, तो ऐसी परिस्थिति में हम उस वेटिंग लिस्ट में जितने भी लोग हमसे मिलने आए थे काम लेने के लिए, जितने लोग मिलने आए थे उनको क्या करेंगे, उनको बुलाएंगे, उनको काम करने के लिए बुलाएंगे, उनमें से किसी एक व्यक्ति को। तो कहता है कि इसमें भी किसी तरह का कोई एडवर्टीजमेंट करने का ज़रूरत नहीं है, इसीलिए कहा गया कि ये बिल्कुल सस्ती यानी इकोनॉमिकल मेथड है। चलिए अब हम लोग आते हैं पॉइंट नंबर 3 में, विज्ञापन माध्यम यानी कि मीडिया
एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन माध्यम मीडिया एडवर्टाइजिंग, ये थर्ड पॉइंट है। यह भी एक्सटर्नल सोर्सेस का एक तरीका है। इसमें क्या कहा गया, विज्ञापन संस्था के बाहर से कर्मचारियों को खोजने का एक प्रभावपूर्ण तरीका है। इसके द्वारा उच्च स्तर एवं मध्य स्तर के पदों के लिए बड़ी मात्रा में लोगों को संस्था की ओर आकर्षित किया जाता है। विज्ञापन समाचार पत्रों, रोजगार समाचार, टेलीविज़न, पत्रिकाओं आदि की सहायता से किया जाता है। विज्ञापन में रिक्त स्थानों की संख्या, कार्य की प्रकृति, वांछित योग्यताएं, पारिश्रमिक आदि के बारे में जानकारी दी जाती है। इससे संस्था के चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है और परिणाम स्वरूप अच्छे कर्मचारियों की नियुक्ति संभव होती है। इस पद्धति में कभी कभी अयोग्य आवेदकों के असंख्य प्रार्थना पत्र आ जाने के समय व धन की बर्बादी भी होती है। आज मीडिया जो है वह इस मेथड के लिए बहुत ही अहम रोल निभा रहे हैं। कहता है क्या, जब कोई वैकेंसी आती है तो न्यूज़पेपर में, रोजगार समाचार, एम्प्लॉयमेंट न्यूज़ में, टेलीविज़न और तरह तरह के पत्रिकाओं में ये छापी जाती है। इसमें क्या क्या डिटेल लिखा रहता है, कितने सीट की वैकेंसी है, वह सीटें कहाँ कहाँ खाली है, जगह, काम का नेचर कैसा है, उस वैकेंसी को पाने के लिए एम्प्लॉयज़ में कितनी योग्यताएं होनी चाहिए, कितने क्वालिटीज़ होनी चाहिए और काम के बदले में कितना रेम्यूनरेशन दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें उस एडवर्टीज़मेंट में लिखी जाती हैं। इससे क्या होता है, बहुत सारे व्यक्ति उस एडवर्टीज़मेंट को देखते हैं और देखने के बाद वो अप्लाई करते हैं जॉब के लिए। कहता है क्या, ये एडवर्टीज़मेंट इतने बड़े पैमाने पर विस्तार होता है कि दूर दूर से लोग इसके लिए अप्लाई करते हैं, इसीलिए इसमें अधिक से अधिक लोग रिक्रूटमेंट हो जाता है। यहाँ पर चयन का क्षेत्र बढ़ जाता है और यह संभव हो पाता है कि बहुत अच्छे लोग जिसमें अच्छी क्वालिटी है वो लोग चुनकर आते हैं। इस मेथड में कभी कभी अयोग्य आवेदकों के असंख्य प्रार्थना पत्र आ जाने से समय और धन की बर्बादी होती है, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ पर एडवर्टीज़मेंट होता है। तो बहुत लोग ऐसे हैं जिसमें अयोग्यता है, जिसमें कोई ना कोई कमी है, फिर भी वो अप्लाई कर देते हैं, सोचते हैं कि हो ना हो कहीं मेरा भी नंबर आ जाएगा जॉब में। तो कहता है क्या, इस तरह के लोगों के द्वारा अप्लाई करने से क्या होता है, समय और धन दोनों की बर्बादी हो जाती है। चलिए अब हम लोग आएंगे इसके बाद फोर्थ पॉइंट में। फोर्थ पॉइंट क्या है, रोजगार कार्यालय। फोर्थ पॉइंट क्या कहा गया है, रोजगार कार्यालय, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। समझिएगा ये रोजगार कार्यालय क्या है, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज क्या है। कहता है प्रायः प्रत्येक जिले में सरकार द्वारा रोजगार कार्यालय खोले जाते हैं जहां पर नौकरी के इच्छुक व्यक्तियों के नाम दर्ज होते हैं। इस मेथड में प्रबंधक अपने रिक्त पदों की सूचना एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में भेज देता है। इसके बाद एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर अपने ऑफिस में दर्ज व्यक्तियों में से वांछित योग्यता वाले प्रार्थियों के नाम संस्था में भेज देते हैं। जैसे मान लीजिए हर जिले में एक एम्प्लॉयमेंट ऑफिस खोला गया है, रोजगार एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रोजगार कार्यालय खोला गया। इसका काम क्या है, इसका काम है कि जितने भी बेरोजगार व्यक्ति हैं, जो पढ़े लिखे नवयुवक हैं, उसमें क्वालिटी है लेकिन अभी कोई भी वह रोजगार नहीं कर रहे हैं, तो वह अपना नाम खुद जाकर, स्वयं जाकर वह अपना नाम एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं। वहाँ क्या क्या लिखवाना होता है, वहाँ एम्प्लॉय का नाम, वह बेरोजगार व्यक्ति का नाम, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या काम कर सकते हैं, क्या काम आता है, तरह तरह की डिटेल वहाँ पर ली जाती है। उस एम्प्लॉय का मोबाइल नंबर भी लिया जाता है
यानी एम्प्लॉयमेंट ऑफिस में कहा गया कि ये सारी चीज़ें उनकी डायरी में दर्ज होती है। अब जब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एम्प्लॉय चाहिए काम करने के लिए कि हमें 50 एम्प्लॉय, 60 एम्प्लॉय, 70 एम्प्लॉय, 200 एम्प्लॉय चाहिए, तो वो क्या करते हैं, वह जितने एम्प्लॉय चाहिए किसी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी संस्था को, और उस एम्प्लॉय की क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए, यह भी जानकारी मैनेजर किसको देते हैं, मैनेजर देते हैं रोजगार अधिकारी को, कि बोलते हैं क्या कि हमें 50 एम्प्लॉय की ज़रूरत है जिसकी क्वालिटी कम से कम ग्रेजुएशन और एमकॉम होनी चाहिए या मास्टर डिग्री होनी चाहिए, उससे कम नहीं चलेगा। तो कहा गया अब एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर क्या करेंगे, अपने यहाँ जितने उनके डायरी में जितने भी नाम दर्ज है उनमें से उस योग्यता के व्यक्ति को छांटेंगे जिस योग्यता का डिमांड प्रबंधक ने किया है। उसके बाद जितने लोग शॉर्टलिस्टेड होते हैं उनको क्या कहते हैं, उनके नाम वह संस्था को भेज देते हैं। देखो लिखा भी गया है, यहाँ भी लिखा भी गया, देखिए क्या लिखा गया। इसके बाद रोजगार अधिकारी अपने कार्यालय में दर्ज व्यक्तियों में से वांछित योग्यता वाले प्रार्थियों के नाम संस्था को भेज देते हैं। एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर अपने डायरी में जितने भी नाम हैं उनमें से योग्यता वाले नामों को संस्था को भेज देती है। ऑर्गेनाइजेशन का मैनेजर उन व्यक्तियों को इनवाइट करता है और अपनी ज़रूरत के अनुसार उनमें से चयन कर लेता है। कर्मचारी भर्ती की यह प्रणाली प्राय टाइपिस्ट, क्लर्क, चपरासी आदि का चयन करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। इनके आंकड़े नवीनतम न होने का इन द्वारा उपलब्ध कराए गए कर्मचारी प्राय बहुत उपयोगी नहीं होते हैं। होता है क्या कि ये लोअर लेवल के एम्प्लॉयज़ के लिए विशेष कारगर है। उसके बाद हम लोग अब आते हैं प्लेसमेंट एजेंसियों के बारे में। प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में हम लोग अब आते हैं। चलिए अब हम लोग आते हैं प्लेसमेंट एजेंसीज के बारे में। क्या कहा गया, प्लेसमेंट एजेंसीज कहा गया। कहता है क्या आप देखते हो कि बैंकों में, हॉस्पिटल्स में, एटीएम के बाहर बहुत सारे सिक्योरिटी गार्ड लगे होते हैं। उनके कपड़े में लिखा होता है SIS लिखा होता है। यह एक एजेंसी है। अब उसके संबंध में यहाँ समझिए क्या कह रहा है। आजकल प्लेसमेंट एजेंसी भी कर्मचारी भर्ती के अच्छे बाहरी स्रोत हैं के रूप में उभर रही है। ये निजी लोगों द्वारा स्थापित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति इनके पास अपना नाम दर्ज करवा देते हैं। इनके पास प्रायः उच्च स्तर एवं मध्य स्तर पर नियुक्ति प्राप्त करने के इच्छुक लोगों के नाम दर्ज होते हैं। संस्था के आग्रह करने पर यह संस्था की ओर से भर्ती एवं चयन का पूरा कार्य करती है। इस सेवा के लिए ये संस्था से कुछ फीस लेती है। ये राष्ट्र स्तर पर कर्मचारियों की मांग व पूर्ति में संतुलन स्थापित करने में सहायक है। जिस प्रकार सरकारी रोजगार कार्यालय काम करती है उसी प्रकार प्लेसमेंट एजेंसी भी काम करती है। यहाँ पर बेरोजगार व्यक्ति अपना नाम दर्ज करवा लेते हैं। ये प्राइवेट एजेंसी होती है जो लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करती है। आवश्यकता पड़ने पर संस्था के कहने पर यह चयन का काम भी करती है। इसके बदले में कुछ फीस भी लेती है। चलिए अब हम लोग आते हैं इसके बाद प्रबंध परामर्शदाता यानी कि मैनेजमेंट कंसल्टेंट और हेड हंटर्स। आजकल बाज़ार में प्रबंध परामर्शदाता फर्में उपलब्ध है। ये हमें प्रबंधकीय स्टॉक की भर्ती की विशेषज्ञ होती है। किसी संगठन में यदि कोई प्रबंधकीय पद रिक्त है तो उसे
भरने के लिए इनकी मदद ली जा सकती है। ये पहले से ही प्रबंधकीय स्तर के लोगों के संपर्क में रहती है और किसी संगठन द्वारा प्रबंधकों की मांग करने पर उन्हें संगठन के समक्ष प्रस्तुत कर देती है। इस सेवा के बदले में फर्में कमीशन अथवा फीस वसूली करती है। ये फर्में इच्छुक संगठनों की ओर से कर्मचारी भर्ती के लिए विज्ञापन का भी काम करती है। देखिए, ये मैनेजरियल स्टाफ है। मैनेजरियल स्टाफ का मतलब होता है कि जो टॉप लेवल के मैनेजर्स होते हैं उनके पदों को भरने के लिए ये काम करती है। ये कंसल्टेंट का भी काम करती है। कहता है कि इन कंसल्टेंट के कंसल्ट में, इनके संपर्क में बहुत सारे प्रबंधकीय स्तर के लोग होते हैं। अगर किसी संगठन को प्रबंध के लेवल के कोई व्यक्ति चाहिए तो इनसे संपर्क करके वो ले सकती है। यह भी बाहरी स्रोत का एक अंग है। अब आते हैं कैंपस भर्ती यानी कैंपस रिक्रूटमेंट में। आप सुनते होंगे कि बहुत सारे लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं बाहर में, और सुनते यह भी है कि उनका कैंपस सिलेक्शन हो गया। कैंपस सिलेक्शन क्या होता है? आप देखते होंगे 3 इडियट फिल्म भी आपने देखा था। उसमें सरमन जोशी व्हील चेयर पर बैठकर इंटरव्यूअर के पास इंटरव्यू देने गए थे। वह भी कॉलेज में ही इंटरव्यू हुआ था। इसका मतलब क्या है कि कॉलेज, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, उन्हें एम्प्लॉय अगर चाहिए तो नए नए लोग जिनमें बहुत सारी एनर्जी है उनको लेने के लिए वह कॉलेज जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ जाते हैं, और वहाँ जाकर वह लोग जितने भी स्टूडेंट्स उनका इंटरव्यू लेते हैं, उनमें से जो बेहतर होता है उन्हें वह सिलेक्ट कर लेते हैं। देखिए क्या लिखा गया है। कैंपस भर्ती का अर्थ शिक्षण संस्थाओं के अंदर से भर्ती करने से है। अनेक बड़ी संस्थाएं युवा एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों को प्राप्त करने के इरादे से शिक्षण संस्थाओं के संपर्क में रहती है। जहां से ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त किया जाता है उन्हें मुख्यतः महाविद्यालय, यूनिवर्सिटीज़, फिर कहा गया है क्या, मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस यानी प्रबंधकीय संस्थाएं, तकनीकी संस्थाओं, टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस आदि को सम्मिलित किया जाता है। यह बात इसमें कहा गया। प्रायः इन संस्थाओं में अपने युवा विद्यार्थियों को नौकरी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एक प्लेसमेंट सेल भी स्थापित किया जाता है। कंपनी का मानव संसाधन प्रबंधक, ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजर, इन संस्थाओं के प्लेसमेंट सेल से संपर्क करके इच्छानुसार व्यक्तियों को प्राप्त कर सकता है। यानी इन शॉर्ट समझिए कि जब कर्मचारियों को संस्था के बाहर से लाना हो तो कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ भी एक जरिया बनते हैं। उसके बाद आते हैं संस्तुति अथवा सिफारिश, रिकमेंडेशन यानी कि सिफारिश भी एक बहुत अभिन्न अंग है एक्सटर्नल सोर्सेस के। देखिए क्या क्या बातें इनमें कही गई है। संस्था में अच्छे श्रम संबंध स्थापित करने के उद्देश्य से प्रबंधक कभी कभी भर्ती वर्तमान कर्मचारियों की सिफारिशें से भी करते हैं। यानी कि जब बहुत सारे ऐसे वर्कर हैं जो हमारे यहाँ काम तो कर रहे हैं लेकिन उनके नज़र में बहुत सारे योग्य व्यक्ति हैं जो बाहर बैठे हुए हैं, तो संस्था क्या करती है, अपने ही पुराने कर्मचारी को इनकरेज करती है कि जो तुम्हारे अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जिसे आप जानते हो और उनको काम करने की इच्छा है तो उन्हें लेकर आइए, हम उन्हें काम देंगे। यह भी एक जरिया है सिफारिश के द्वारा। उसके बाद आता है क्या, यहाँ पर कर्मचारी भी अपने मालिक को सिफारिश करते हैं कि भाई साहब वह या सर जी वह व्यक्ति जो है बहुत अच्छा काम करता है लेकिन अभी वह दूसरे जगह काम कर रहा है, उन्हें पगार कम मिल रही है। आप पगार ठीक देते हैं तो क्या उनको बुला ले काम करने के लिए, बहुत अच्छा काम करते हैं। तो यह भी एक तरीका सिफारिश के द्वारा भी योग्य व्यक्ति को लिया जा सकता है। नेक्स्ट, श्रम एवं ठेकेदार, लेबर एंड कॉन्ट्रैक्टर। बहुत सारे ऐसे कॉन्ट्रैक्टर हैं या ठेकेदार हैं जो मजदूर और मालिक के बीच में मीडिएटर का काम करते हैं। देखिए क्या कर रहे हैं,
ठेकेदार ठेकेदार जो है, देखिए साफ साफ यहाँ दे दिया गया, क्या दिया गया देखिए तो, ठेकेदार श्रमिकों एवं प्रबंधकीय के बीच कड़ी के रूप में काम करते हैं। ठेकेदार श्रमिकों एवं प्रबंधकों के बीच कड़ी के रूप में होते हैं। एक ओर वे श्रमिकों के संपर्क में रहते हैं तथा दूसरी ओर प्रबंधकों के, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर श्रमिक के भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं और मैनेजर के भी कॉन्ट्रैक्ट में हैं। जैसे ही प्रबंध श्रमिकों की मांग करते हैं, यानी कि एक मैनेजर प्रबंधक वर्कर की मांग करता है तो ठेकेदार तुरंत उनकी पूर्ति भी उपलब्ध करते हैं, क्योंकि ठेकेदार के कॉन्ट्रैक्ट में दोनों हैं, मजदूर भी हैं और उनके बाद मैनेजर भी हैं। कर्मचारी भर्ती की यह पद्धति सड़क निर्माण, भवन निर्माण एवं बागान उद्योगों में अधिक लोकप्रिय है। उनके बाद अब अगले पॉइंट में आते हैं प्रसारण के बारे में। क्या कहा गया है? प्रसारण के बारे में कहा गया है, आजकल बड़े संगठन टेलीविज़न पर खाली पदों के प्रसारण को प्राथमिकता दे रहे हैं। प्रसारण के दौरान खाली पद, वांछित योग्यता एवं अनुभव, संभावित पारिश्रमिक, कंपनियों की विशेषताओं आदि की जानकारी दी जाती है। लास्ट पॉइंट के बारे में कहा गया है वेब प्रकाशन, यानी कि वेब पब्लिशिंग। क्या है? वेब प्रकाशन यानी कि वेब पब्लिशिंग। आजकल इंटरनेट भर्ती एक महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। इंटरनेट पर भर्ती के लिए विशेष वेबसाइट बनाई गई है। इन पर कैंडिडेट को जानकारी प्राप्त होती है कि किस कंपनी को किस योग्यता के व्यक्ति चाहिए। वांछित योग्यता रखने वाले व्यक्ति कंपनी से संपर्क करके नियुक्ति पा सकते हैं। देखिए, आप इंटरनेट का यूज़ करते हैं तो उसमें बहुत सारी वेबसाइट है, जैसे सरकारी रिजल्ट.com है, jobalert.com है, बहुत सारी वेबसाइट है जिसमें सरकारी और प्राइवेट कंपनी जितनी भी हैं सभी में जो भी वैकेंसी आती है वो सब एक ही जगह उसे दिखाई दिया जाता है, जिसके द्वारा कोई भी बेरोजगार व्यक्ति इसमें देखकर आसानी से यहाँ पर रोज़गार पाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, अब इसके बाद हम लोग अब आगे पढ़ते हैं। हम लोग पढ़ेंगे बाहरी स्रोत के लाभ और हानि। आखिर बाहरी स्रोत के क्या क्या लाभ हैं? फर्स्ट है योग्य कर्मचारी। कहता है क्या? भर्ती के बाहरी स्रोत से संगठन के बाहर उपलब्ध योग्य लोगों को संगठन में प्रवेश का अवसर प्राप्त होता है। इससे संगठन व आवेदक दोनों को लाभ प्राप्त होता है। देखिए, जब संस्था के बाहर से कर्मचारी लाएंगे तो उनका क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, इसमें अधिक से अधिक लोग अप्लाई करते हैं। जब अधिक से अधिक लोग अप्लाई करेंगे तो उनमें से जो योग्य व्यक्ति होगा वही चुनकर आता है, जिससे संस्था को भी फ़ायदा है और उस कर्मचारी को भी फ़ायदा है। विस्तृत चयन यानी वाइडर चॉइस। भर्ती के बाहरी स्रोत का उपयोग करने पर आवेदकों की संख्या बढ़ जाने के कारण चयन का क्षेत्र काफ़ी बड़ा हो जाता है। हमने पहले भी कहा, जब बाहरी स्रोत का प्रयोग कीजिएगा तो बहुत अधिक लोग यहाँ पर चुनकर बहुत अधिक लोग अप्लाई करते हैं। जितने अधिक लोग अप्लाई करेंगे उतना कंपटीशन बढ़ेगा, जितना कंपटीशन बढ़ता है उतने अच्छे क्वालिटी के लोग चुनकर आते हैं। प्रबंधक सभी आवेदकों की योग्यता की जांच करके अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को नियुक्त कर सकते हैं। नवीन गुण यानी कि फ्रेश टैलेंट। संस्था के बाहर से भर्ती करने पर नए नए व्यक्ति एवं नए आधुनिक विचारों के साथ संस्था में प्रवेश करके संस्था को लाभ पहुंचाते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग यंगर होते हैं, बहुत ही एनर्जेटिक होते हैं, उनमें नए नए चीज़ की क्रिएटिविटी होती है, जिससे संस्था को भी फ़ायदा होता है। उसके बाद आते हैं हम लोग फोर्थ पॉइंट में, प्रतियोगी भावना। क्या पॉइंट है? तो प्रतियोगी भावना है।
कहता है क्या, वर्तमान कर्मचारियों में बाहरी कर्मचारियों के प्रवेश से प्रतियोगिता की भावना पैदा होती है। परिणाम स्वरूप वे बढ़िया निष्पादन, यानी निष्पादन को इंग्लिश में कहते हैं परफॉर्मेंस, करने लगते हैं। जब संस्था के अंदर के कर्मचारी को पता है कि हम बेहतर काम करेंगे तो हमें प्रमोशन मिल सकता है, और उन्हें यह भी पता है कि अगर हम बेहतर काम नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन यानी संस्था नए नए कर्मचारी को बाहर से चुनकर ला सकती है, जिससे अपना प्रमोशन नहीं हो पाएगा, जिसके कारण एम्प्लॉइज़ क्या करते हैं, बहुत मन लगा के काम करते हैं, जिससे एक कंपटीशन की भावना पैदा हो जाती है। नेक्स्ट है पक्षपात की कम संभावना, लेस चांसेस ऑफ फेवरिज्म। कहता है बाहर से भर्ती करने पर प्रायः सभी आवेदक प्रबंधकों के लिए नए होते हैं और किसी तरह के पक्षपात की संभावना नहीं होती है, क्योंकि जब बाहरी भर्ती किए और एक संस्था में 10 लोगों को चुना गया तो 10 के 10 तो नहीं हैं, 10 के 10 भी तो बाहर से हैं, इसलिए इनमें किसी तरह की कोई भी पार्शियलिटी, कोई भी पक्षपात की भावना बिल्कुल भी नहीं होती है। अब हम लोग सीमाओं के बारे में पढ़ेंगे, लिमिटेशन ऑफ रिक्रूटमेंट। आखिर भर्ती के क्या सीमाएं हैं, क्या हानियां हैं, क्या लिमिटेशन है, क्या डिमेरिट्स हैं। कहता है बाहरी भर्ती पद्धति के अनेक गुण होते हुए भी यह दोष रहित नहीं है, इनमें कोई ना कोई दोष है। कुछ दोष निम्नलिखित है। वर्तमान स्टाफ में असंतुष्टि, डिससेटिस्फैक्शन अमॉन्ग एग्जिस्टिंग स्टाफ। बाहरी भर्ती प्रणाली को अपनाने से वर्तमान कर्मचारियों की प्रमोशन के अवसर समाप्त हो जाते हैं। प्रमोशन की उम्मीद न रहने के कारण कर्मचारियों के मनोबल में कमी आती है और वे पूरी निष्ठा व लगन से काम नहीं करते हैं। जब कर्मचारी को यह मालूम चल जाए कि किसी भी हालत में हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, जो सीटें खाली होंगी वह बाहर के लोगों से ही ली जाएंगी, तो वर्तमान में जो स्टाफ हमारे यहाँ काम कर रहे हैं उनमें मनोबल की भावना बिल्कुल गिर जाती है। वह सोचते हैं जब हम मन लगा के काम करें या मन लगा के काम ना करें, दोनों ही एवज में हमें प्रमोशन नहीं मिलेगा, तो भैया हम मन लगा के काम क्यों करेंगे, जिसके कारण उनमें असंतुष्टि पैदा हो जाती है और वे अपनी पूरी मन से काम नहीं कर पाते हैं। लंबी प्रक्रिया, लेंदी प्रोसेस, क्योंकि ये बाहरी भर्ती है और बाहरी भर्ती में बहुत अधिक लोग अप्लाई करते हैं, जिसके कारण पहले विज्ञापन निकाला जाता है। विज्ञापन एडवर्टीजमेंट निकालने के बाद सारे लोग अपना फॉर्म फिलअप करें, भर्ती के लिए आवेदन करें, उनका इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद सिलेक्शन करना पड़ता है। उनके इस सब प्रोसेस में बहुत अधिक समय लग जाता है, जिसके कारण यह उपयोगी नहीं हो पाता। महंगी प्रक्रिया, कॉस्टली प्रोसेस, जब विज्ञापन निकालेंगे, एप्लीकेशन के लिए समय देंगे, सिलेक्शन करेंगे, इंटरव्यू करेंगे, लंबी प्रक्रिया है, तो यह एक तरह की महंगी भी प्रक्रिया है, क्योंकि जितने लोग बाहर से चुनकर आते हैं उन्हें उनके लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था करनी पड़ती है। इसलिए कहा गया कि इसमें दोष क्या है, यह एक बहुत महंगी प्रक्रिया है, ये कॉस्टली प्रोसेस है, इकोनॉमिकल प्रोसेस नहीं है, यह कॉस्टली प्रोसेस है, इसमें बहुत अधिक पैसा खर्च होता है। गलत चयन की संभावना, चांसेस ऑफ रॉन्ग सिलेक्शन, बाहरी लोगों के बारे में पूरी जानकारी न होने के कारण गलत चयन की संभावना बनी रहती है। यदि एक भी गलत चयन हो जाए तो संस्था को बहुत महंगा पड़ सकता है। देखिए, हम आदमी की योग्यता के बारे में जान सकते हैं कि उनमें क्या क्वालिटी है, काम करने की योग्यता, उनकी निजी योग्यता नहीं, क्योंकि संस्था में जब कोई व्यक्ति बाहर से आते हैं तो उस व्यक्ति के बारे में संस्था को कुछ नहीं मालूम होता है, बस उनको काम आता है कि नहीं आता है यह जानकारी होती है।
लेकिन बाद में मालूम चलता है कि उस व्यक्ति का नेचर ठीक नहीं है, झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, बात बात पर झगड़ा करते रहते हैं, जिससे संस्था का माहौल खराब हो जाता है। तो कहता है गलत चयन की संभावना भी बनी रहती है। श्रम परिवर्तन, अगला पॉइंट है श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि, इंक्रीज इन लेबर टर्नओवर। कहता है क्या, जब कर्मचारी को यह जानकारी हो कि उन्हें संस्था में ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया जाएगा, तो जैसे ही उन्हें कोई अवसर मिलता है वे संस्था को छोड़कर चले जाते हैं और परिणामस्वरूप श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि होती रहती है। क्या कहा गया कि जब एम्प्लॉयज़ 2 साल 4 साल 5 साल काम कर लिए, अब उन्हें मालूम चल गया कि यहाँ प्रमोशन होने वाला नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वह उनके लिए कोई अवसर नहीं है इस संस्था में, तो वह एक संस्था को छोड़कर चले जाते हैं और वह दूसरे संस्था में चले जाते हैं। परिणामस्वरूप श्रम परिवर्तन दर में वृद्धि होती है एवं संस्था की साख में कमी आती है। फलस्वरूप अच्छे व्यक्ति संस्था की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। इससे संस्था का रेपुटेशन भी खराब होता है और लेबर कॉस्ट रेट भी फ्लक्चुएट करता रहता है। यह भी एक इसकी सबसे बड़ी समस्या है। तो बच्चों, हमने सीमाएं भी पढ़ ली, लाभ भी पढ़ लिए। आज यह भर्ती का चैप्टर पूरा समाप्त हो जाता है। आप इसे पूरा पढ़ेंगे, आपको समझ में अच्छे तरीके से आएगा, आप इसे बेहतर तरीके से पढ़िएगा। अब इसके बाद अगले क्लासेस जो होंगे वह इसके बाद दूसरे अंग यानी भर्ती के बाद दूसरा अंग होता है चयन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, सिलेक्शन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसे आप लोग पढ़िएगा। धन्यवाद।